अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर जहां आरा शम्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम कोर्स कोड 6403 क्लासरूम मैनेजमेंट के मुतालिक है। आज के हमारे प्रोग्राम में हम यूनिट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट ट्रैकिंग है। यूनिट नंबर 8 का एक हिस्सा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज इसका हम दूसरा हिस्सा डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में, पहले प्रोग्राम में हमने देखा कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। हमने ये डिस्कस किया कि टीचर्स की नीड्स क्या हैं, टीचर्स किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। हमने लेसन प्लान्स को देखा, हमने ये भी देखा कि लेसन प्लानिंग कैसे करनी है, इसके स्टेप्स क्या हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे हम डिसरप्टिव बिहेवियर वाले स्टूडेंट्स के साथ, डिफ़िकल्ट स्टूडेंट्स के साथ डील करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टूल्स ऑफ टीचिंग को, और इस पर बात करने के लिए जो एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं वो डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल मीर साहब हैं। डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से है। डॉक्टर साहब अरसा कई साल से दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं और अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी, और उसके बाद मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप हमें आज ये बताएं कि टूल्स ऑफ टीचिंग क्या हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए। तो टूल्स ऑफ टीचिंग से आप, टूल्स बेसिकली क्या हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि ये औज़ार हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपने कोई चीज़ बनानी है। तो टीचर के पास ऐसे कौन से टूल्स हैं जिससे उसने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो सक्सेसफुल बनाना है या इफ़ेक्टिव बनाना है। तो जब हम टूल्स की बात करेंगे तो उसमें हम ज़ाहिर है उसका वाइट बोर्ड है, उसके जो एविएट्स हैं वो उसके पास मौजूद हैं, क्लासरूम डिसिप्लिन है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं जो उसने देने हैं, और मोटिवेशनल जो टेक्निक्स हैं या स्ट्रेटजीज़ हैं जो उसने क्लासरूम के अंदर यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें मिल के, या क्लासरूम मैनेजमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है या मुख्तलिफ जो चार्ट्स हैं या एविएट्स हैं उनकी अरेंजमेंट है, ये सारी चीज़ें टीचर के पास मौजूद होती हैं जिसको वो इस्तेमाल में ला के स्टूडेंट्स की लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकता है या एफिशिएंट बना सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा ये मौजू जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से है, तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसा भी तो होता है कि टीचर क्लास में टीचिंग कर रहा होता है, तो बाज़ दफ़ा टीचर अगर अपना काम कर रहा है, कुछ टीच कर रहा है, बोर्ड यूज़ कर रहा है, तो स्टूडेंट्स पीछे शोर कर रहे हैं, आपस में कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई पेपर जो है उसको रोल करके फेंक रहा है, तो इस तरह के इश्यूज़ आए, कोई चौक जो है वो यूज़ कर रहा है, वो फेंक रहा है। तो इस सिलसिले में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, वो इसको कैसे डील करें, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। डॉक्टर साहब, ये बेसिकली ना जब टूल्स ऑफ टीचिंग की हम बात करते हैं तो ये डिसिप्लिन से रिलेटेड जो है ना आपने एक मुझे कंडीशन दी है या सिनेरियो दिया है, तो ये बिल्कुल ऐसे मौजूद होता है कि जब फ़र्ज़ कर लें आप मैथमेटिक्स का टीचर है या साइंस का टीचर है, तो वो ज़्यादातर बोर्ड को यूज़ करता है, ठीक है, या उसकी जो डायरेक्शन होती है वो बोर्ड की तरफ ज़्यादा होती है और क्लास की तरफ कम होती है। तो इस सूरत में जैसे आपने बताया कि अगर कोई डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर शो कर रहे हैं स्टूडेंट और चॉक फेंक रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो टीचर को क्या करना है। सबसे पहले बड़ी अहम बात है ये कि आप एज ए टीचर जब आपने बोर्ड ज़्यादा यूज़ करना है तो आप 45 एंगल के साथ खड़े होंगे दीवार के साथ, ठीक है। यानी अगर आपका बोर्ड है, दीवार है, तो उसके साथ आप 45 एंगल के साथ खड़े होंगे ताकि आधा आपका जो फेस है वो बोर्ड की तरफ होगा और आधा फेस आपका क्लास की तरफ, यानी टीचर को पीछे भी नज़र रखनी है। और फिर अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है ना तो फौरी तौर पे आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखें, लोकेट करें कि किस जगह से या किस पोजीशन से किसी ने कोई शरारत की है स्टूडेंट ने। तो वो जब आपको पोजीशन लोकेट हो जाती है क्लासरूम के अंदर तो बड़ा आसान हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा स्टूडेंट है जिसने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो इट्स बेटर कि वो आप वेट करें कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, आप अपनी पोजीशन 45 एंगल के साथ रखें बोर्ड के साथ, यानी बोर्ड के साथ आप जो खड़े हुए हैं वो 45 एंगल से खड़े हो, तो आप बोर्ड भी यूज़ कर सकेंगे और क्लास को भी देख सकेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर साहब क्या एक ये भी तरीकाकार हो सकता है कि हम स्टूडेंट से ये कहें कि गेट आउट फ्रॉम द क्लास या उसको खड़ा कर दें?
डॉक्टर साहब, क्लास से निकालना तो किसी मसले का हल नहीं। अगर आप स्टूडेंट को क्लास से निकाल देंगे, जिसके लिए आपने सारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रखा है, किताबें बनाई हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया, ये सारी इन्वेस्टमेंट तो स्टूडेंट के लिए है। अगर स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल देना है तो इसका मतलब है कि हम तो फेल हो गए, हमारा सारा सिस्टम फेल हो गया। तो ये बिल्कुल टीचर को नहीं करना चाहिए कि स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकालें। हाँ, आप क्लास के अंदर रह के उसको उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, या उसको समझा सकते हैं, या उसको रिवार्ड दे सकते हैं, या उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज आप बनाएं रादर देन के स्टूडेंट्स को क्लास से आउट करें। ठीक। तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे आप ये कहना चाह रहे हो कि आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर दें। तो आप हमें ये भी बताएं कि अगर हम मोटिवेशन को डिफ़ाइन करें तो किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? स्टूडेंट्स को बिल्कुल मोटिवेशन, आपने बात की मोटिवेशन की, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन बेसिकली हमारे ना कोर्स ऑफ एक्शंस हैं जो हम नीड और ड्राइव को फुलफ़िल करने के लिए जो हम एज एन ऑर्गेनिज्म, एज एन स्टूडेंट या एज ए टीचर जो कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं ना, वो मोटिवेशन कहलाता है। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम कुछ एक्शन डिटरमिन कर लेते हैं, कुछ एक्शन करते हैं, वो मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि 3 टर्म्स हैं जिन्हें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं ना, जैसे नीड है, इस तरह ड्राइव है और मोटिव है, तो इनमें क्या फ़र्क है? डॉक्टर साहब, जैसे अभी मैंने कहा कि मोटिवेशन चूँकि कोर्स ऑफ एक्शंस हैं और वो रिलेट करते हैं इन टर्मिनोलॉजीज़ के साथ जो भी आपने बोली हैं, और ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। नीड सबसे पहले है, क्योंकि नीड आपकी सर्वाइवल से रिलेटेड है। जैसे आपको भूख लगती है तो आपको खाना चाहिए, आपको प्यास लगती है तो आपको पानी चाहिए, वो नीड है आपकी। ठीक है, तो नीड रिलेट करती है आपकी सर्वाइवल के साथ। अच्छा, फिर उस नीड की वजह से आपके अंदर एक अर्ज पैदा होती है या साइकोलॉजिकल टेंशन होती है। जैसे भूख लग रही है, आपको नीड है, आपकी भूख, खाना खाना आपकी नीड है, पानी पीना आपकी नीड है। ठीक है, उसकी वजह से उस नीड को जब आप फुलफ़िल नहीं कर पाते तो आपके जहन के अंदर साइकोलॉजिकल एक टेंशन पैदा होती है जो कि आपकी ड्राइव कहलाती है। वो जो साइकोलॉजिकल टेंशन है या फिज़िकल अरोजल है जो जिस्म के अंदर आपके पैदा हो रही है, वो ड्राइव है। ठीक है, नीड की वजह से ड्राइव पैदा होती है, यानी वो फिज़िकल अरोजल या जो साइकोलॉजिकल टेंशन पैदा होती है, और उस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए आप कोई एक्शन करते हैं या आप कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं, ज़्यादा एक्शंस करते हैं, वो आपकी मोटिव कहलाते हैं। वो जो एक्शंस हैं वो मोटिव हैं, और वो जो प्रोसेस है नीड से मोटिव तक का, वो मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब हमें ये भी बताएं कि हम चूँकि मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो मोटिवेशन की अहमियत जो है वो पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमें नज़र आती है। तो वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, वो कौन से तरीक़ाकार हैं, वो कौन से हम कोई ऐसी टिप्स हैं कि हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाएँ? डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मोटिवेशन जब तक नहीं होगी स्टूडेंट्स को तो वो अल्टीमेटली लर्निंग की तरफ जो है ना वो एक्टिव नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि स्टूडेंट्स को एज ए टीचर आपको ये ट्रेन करना चाहिए कि उन्होंने ग्रेड्स के लिए नहीं पढ़ना। ठीक है, उन्होंने अंडरस्टैंड करने हैं कॉन्सेप्ट्स, लर्निंग करनी है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है। ग्रेड्स की तरफ नहीं भागना, यानी आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करें कि आप उनको ग्रेड्स की तरफ दौड़ना लगवाएं, बल्कि उनको मोटिवेट करें कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग करें। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ये है कि ज़ाहिर रिवार्ड्स आपके पास मौजूद हैं। अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा भी काम करता है तो उसको आप अप्रिशिएट करें। ठीक है, आपको पता है अगर फ़र्ज़ कर ले एक नालायक स्टूडेंट है या स्लो लर्नर है, वो कोई एक्टिविटी कंप्लीट कर लेता है, चाहे छोटी सी एक्टिविटी हो, उसको अप्रिशिएट करें। ठीक है, ताकि वो मोटिवेटेड हो और वो मज़ीद एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे और उनको सक्सेसफुल कंप्लीट भी करे। अच्छा, आप रिवार्ड दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मोटिवेशन अगर आपने स्टूडेंट्स की बढ़ानी है तो आप जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करें। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को और उनके इंटरेस्ट को इस्तेमाल में लाएँ। आपको एज ए टीचर पता होना चाहिए कि इन स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं और क्या इंटरेस्ट हैं। अकॉर्डिंगली जब आप अपना सब्जेक्ट टीच करेंगे तो आप उनके इंटरेस्ट को भी मद्देनज़र रखेंगे, उनकी स्ट्रेंथ को भी मद्देनज़र रखेंगे। जिस स्टूडेंट की जो एबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उससे उसमें काम लें। ठीक है।
ड्यूरिंग क्लास जब आप एक्टिविटीज़ डेवलप करके लाएंगे और आप उसको एक्टिवेट करवाएंगे तो उन स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स को देख के उनको काम दें। ठीक है, ठीक है। एक्टिविटी में भी जो आपने उनको टास्क देने हैं वो उनकी स्ट्रेंथ को देख के दें, उनके इंटरेस्ट को देख के दें। ठीक है, और फिर इसके अलावा अगर आपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बताएं कि ये कितना अहम टॉपिक है। ये ना कहें कि ये मुश्किल टॉपिक है, चाहे वो मुश्किल टॉपिक हो उनके लेवल पे आके पढ़ाएं। ठीक है, मुश्किल टॉपिक भी है तो उसको आसान लफ्ज़ों में, आसान लैंग्वेज में उनको पढ़ाएं। ठीक है, ठीक है। और कोशिश करें कि उस टॉपिक को जैसे आप स्टार्ट करने लगे हैं ना कोई टॉपिक, तो आप बताएं कि ये जो टॉपिक है उनकी तवज्जो हासिल करें। ठीक है, और उनको बताएं कि ये टॉपिक कितना अहम है सीखना। ये नहीं कि एग्ज़ाम के लिए सिर्फ पास होना, ये ज़रूर आप बता दें कि ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कितना अहम है सीखना इसको कि आपकी लाइफ में ये कितना रोल प्ले करेगा और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कितना हेल्पफुल होगा, तो आप उसकी इम्पोर्टेंस भी बताएं। फिर इसी तरह आप जो रिजिड टाइप की टीचिंग ना करें, क्योंकि स्टूडेंट्स ने आपको फॉलो करना है, एज ए रोल मॉडल फॉलो करना है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी स्किल्स से, आपकी कम्युनिकेशन से स्टूडेंट्स जो है वो मोटिवेटेड हों और वो लर्न करें कि हम भी इनके रोल मॉडल्स या अपने टीचर को फॉलो करते हुए हम भी चीज़ें अचीव करें और ज़िंदगी में कोई बड़ी अचीवमेंट करें। ये डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि अक्सर हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स ये बात करते हैं कि हमने वो सारी स्ट्रेटजीज़ जो पढ़ी थी मोटिवेशन की हमने वो अप्लाई कर ली, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे और वो मोटिवेट नहीं हो रहे। तो ये जो आपने ये कहा कि उनके लेवल पे आके पढ़ाएं, जिस लेवल के वो हैं, जो उनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और आपने जैसे कि पहले कहा कि इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन बड़ी अहम है, तो ये बड़ी अच्छा पॉइंट था जो हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आपने बोला। तो डॉक्टर साहब मैं अब चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएं कि ये इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं ये क्या हैं, टीचर्स की ये कौन सी स्किल्स हैं जिनको हम इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं, क्या ये स्टूडेंट्स की स्किल्स हैं, ये क्या हैं? डॉक्टर साहब जो प्रोस्पेक्टिव टीचर है ना उनमें इंटरपर्सनल स्किल्स का होना बड़ा ज़रूरी है। अब इंटरपर्सनल स्किल्स से क्या मुराद है? किसी भी टीचर के अंदर जैसे मैं कहूँ कि केयरिंग एटीट्यूड है किसी भी टीचर का, स्टूडेंट्स के लिए एम्पैथी है उनमें, ठीक है, और इसी तरह रिफ्लेक्ट वो कर सकते हैं, यानी अगर वो कोई बात सुने कहीं से टीचर और कहीं से पढ़ें और वो रिफ्लेक्ट कर पाएँ। ठीक है, और ये उनकी इंटरपर्सनल स्किल है कि वो रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और बड़ी अच्छी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उनको पता हो कि मैंने क्या सवाल करना है, कितना सवाल करना है। ठीक है, वो ये उनको पता हो, क्वेश्चनिंग टेक्निक्स उनको आती हों, सवाल क्या करना है और किस तरीके से करना है। ठीक है, और फिर इसी तरह के मैंने अगर कम्युनिकेट करना है स्टूडेंट्स के साथ, वो वर्बल कम्युनिकेशन है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो किस तरह मैंने करनी है। तो ये मेरी स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जो मेरी, जब मैं स्टूडेंट्स के साथ डील करूँगा तो इनको मैं मेरे पास ये होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो डॉक्टर साहब ये जैसा कि आपने बताया इंटरपर्सनल स्किल्स का, ये तो पूरे क्लासरूम मैनेजमेंट का अहाता किए हुए हैं, तो आप हमें ये भी बताएं कि हम इनको इम्प्रूव कैसे करें? डॉक्टर साहब जो टीचिंग से रिलेटेड जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उनको तो ज़ाहिर है ट्रेनिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप टीचर्स की ट्रेनिंग हर पॉइंट्स के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, लाइक आपको अगर उनकी कम्युनिकेशन बेहतर करनी है तो उसके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आपने उनमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पैदा करनी है या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग स्किल्स पैदा करनी है तो आपको उनकी ट्रेनिंग करवानी है, और ये ट्रेनिंग जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए और कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, और फिर ये कि अगर टीचर बार बार क्लासरूम में क्वेश्चनिंग करेगा ना तो उससे भी उसकी क्वेश्चनिंग की जो टेक्निक है वो इम्प्रूव होगी। इसी तरह वो क्लासरूम में डिस्कशंस करवाएगा स्टूडेंट्स की, तो उससे भी उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स इम्प्रूव होंगी, क्योंकि उसको वहाँ पे सम अप करना है, सिंथेसाइज करना है डिस्कशंस को, स्टूडेंट्स के पॉइंट्स को भी कहीं पे रिजेक्ट करना है, कहीं पे मॉडिफाई करना है, कहीं पे करेक्ट करना है और कहीं पे सिंथेसाइज करना है डिस्कशन को। इसी तरह जो टीचर है वो अगर ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाए क्लासरूम के अंदर तो उससे उसकी जो टीमिंग की मैनेजमेंट की एक वो स्किल है वो इम्प्रूव होगी, जो कि इंटरपर्सनल स्किल है एक। क्योंकि ग्रुपिंग में ये होगा कि वो ये लर्न करेगा टीचर कि मैंने ग्रुपिंग कैसे बनानी है,
और ग्रुपिंग के टास्क कैसे असाइन करने हैं, उनको वैल्यूएट कैसे करना है, उनको फैसिलिटेट कैसे करना है। तो अल्टीमेटली जो टीमिंग की एक स्किल है टीचर की, वो इम्प्रूव करेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो डिस्कशंस, क्वेश्चनिंग, ग्रुप वर्क, इससे टीचर की जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। अदर देन दैट, मैंने जैसे पहले कहा कि कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रेनिंग्स होनी चाहिए और सस्टेनेबल ट्रेनिंग्स हों, ठीक है, उनकी कोई आउटपुट ज़ाहिर है आनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बड़ी सुनने को मिलती है कि क्लासरूम में ग्रुपिंग हो गई है, टीचर यहाँ पे आके ये फील करते हैं कि हम मैनेज नहीं कर सके अपनी क्लास को, क्योंकि क्लासरूम में तो ग्रुपिंग थी। और अक्सर हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स जब फील्ड में जाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकली इन चीज़ों का सामना होता है, तो वो बार बार यही प्रॉब्लम रिपोर्ट करते हैं कि मेरे से मैनेज नहीं हो सका, मेरा लेसन प्लान जैसे मैंने किया था मैं वैसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, चीज़ें जैसे ऑर्गेनाइज थी वो मैनेज नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहले से ग्रुपिंग मौजूद थी। तो मैं चाह रही थी कि आप हमारे स्टूडेंट्स को ये भी बताएं कि इस ग्रुपिंग के साथ कैसे डील करें। डॉक्टर साहब बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और ये टेक्निकली स्पीकिंग के जो टूल्स ऑफ टीचिंग की जब हम बात करते हैं, उसमें अगेन ये डिसिप्लिन से रिलेटेड है कि अगर एज ए टीचर जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो हर क्लास के अंदर 3 या 4 स्टूडेंट्स का या 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है जो जिनको हम शरारती या डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर वाले स्टूडेंट्स कहते हैं। और हर क्लास के अंदर ऐसा एक ग्रुप या एक से ज़्यादा ग्रुप मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले तो एज ए टीचर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप या कौन से ग्रुप्स मौजूद हैं जो क्लासरूम में डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और सबसे आसान इसका हल ये है जो आप कर सकते हैं, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। आप उन 5 लोगों को इकट्ठा ना बिठाएं। आपको जब पता है कि ये 5 दोस्त हैं या ये इकट्ठे मिल के कोई शरारत करते हैं या डिसिप्लिन में ख़राबी पैदा करते हैं, तो उनको आप डिवाइड करके बिठा दें, ठीक है। तो पूरी क्लास में उनको स्प्रेड कर दें। जैसे आप डिवाइड एंड रूल की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये जुमला यहाँ पे उस तरह मैनेजमेंट का तो नहीं आएगा, लेकिन ये है कि आप डिवाइड कर दें उनको, ठीक है। और अपना लेसन यानी उन ग्रुप्स को आप तोड़ दें। हाँ, उनको आप बिठाएं इस अंदाज में कि फ़र्ज़ कर लें वो अगर एक ही रो में बैठे हुए थे या एक ही ग्रुप में बैठे हुए थे 2-4 डेस्क के ऊपर, तो आप उनको एक एक करके सेपरेट बिठा दें, पूरी क्लास में बिठा दें, ठीक है। यानी अक्सर ये चीज़ भी देखी है कि ऐसा जब जिन क्लासरूम में ऐसा होता है वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं ना, वो स्टूडेंट्स आते हैं और वो इकट्ठे ही बैठते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बातों से जो मैंने अखज़ किया कि वो इकट्ठे बैठेंगे तो शरारत करेंगे, बिल्कुल। और अगर हम उनको सेपरेट कर देंगे तो फिर वो शरारत जो है वो नहीं हो पाएगी। वो ज़ाहिर है वो ये सोच रहे होंगे कि हम पहले तो इकट्ठे हो जाए ना, इकट्ठे हो तो फिर कोई वो जैसे कहते हैं ना 4 दिमाग मिलते हैं तो कोई शरारत सूझती है, ठीक है। तो वो पहले तो इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे। तो जब आपने उनको सेपरेटली बिठा दिया होगा तो वो जो शरारतें हैं वो कम सूझेंगी ना। तो फिर इसके लिए तो डॉक्टर साहब हमें उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि आप हमें ये भी बताएं कि हम इंस्ट्रक्शंस कैसे अच्छी दें कि हम उनको सही रास्ते पर लाएं और वो जो है वो सेटल डाउन हो जाएं। अच्छा, जब आप उनको सेपरेटली बिठा देना तो जनरली स्पीकिंग के जो इंस्ट्रक्शंस जनरली जो आपको टिप्स मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लूँ, वो ये है कि आप जब टीच करने जाएंगे तो आप बड़ा स्पेसिफिक टीच किया करें, ठीक है। यानी हम किसी एक लेसन को 10 मुख्तलिफ डायमेंशंस में पढ़ाने की बजाय हम जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं उसके मुताबिक हम टीच करें, यानी बी स्पेसिफिक वाइल टीचिंग पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप ज़ाहिर है जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसे स्टूडेंट चाह रहे होते हैं, वो बोर हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, जैसे मैथमेटिक्स या साइंस में स्पेशली वो बोर होते हैं, ठीक है। सवाल बार बार नोट डाउन करना पड़ता, तो कुछ ऐसा टीचर मज़ाक भी पैदा करे, कोई ह्यूमर जो थोड़ा बहुत जो है ना लिटल काइंड ऑफ ना, बहुत ज़्यादा आप उनको मजाक की तरफ ना लेके जाएं ताकि ये ना हो कि डिसिप्लिन बिल्कुल ख़राब हो जाए, इनफॉर्मल ना हो। लेकिन कभी कभी आप कोई मज़ाहिया बात भी करें ताकि उनका जो एक सोच का लेवल है या जो बोरिंग एक एलिमेंट है लाइट मूड में आ जाए, लाइट मूड के साथ, बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके बाद आप ये कर सकते हैं एज ए टीचर के आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है ना, और स्टूडेंट्स को भी आप रियलाइज़ करवाएं कि हमने क्या अचीव करना है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस देते हुए आपने पोलाइट डील करना है। अगेन आपने उनको पनिश नहीं करना,
फिजिकल पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं है ना करनी। आप उनको अगर वो छोटी कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपको उनको रिवार्ड दें, ठीक है। और जो अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मटेरियल है उसको आसान करके बयान करें, ठीक है। कोशिश करें कि ऐसे वर्ड्स या ऐसी टर्मिनोलॉजीज ना यूज़ करें जो उन्होंने पहले सुनी ना हो, ठीक है। और ऑन द लाइटर नोट ये करें कि अपने टॉपिक के ऊपर ही फोकस रखें और ऐसी मेथडोलॉजीज़ यूज़ करें, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स यूज़ करें जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे उस सब्जेक्ट में। यानी अगर आप हर दफ़ा आके लेक्चर मेथड से ही वो कंटेंट डिलीवर करेंगे तमाम कंटेंट के यूनिट्स को, तो वो अल्टीमेटली बोर हो जाएंगे। ठीक है। तो आप सब्जेक्ट के नेचर को देखते हुए, यूनिट की नेचर को देखते हुए अपनी मेथडोलॉजीज़ को तब्दील करें तब्दील लाजमी, क्योंकि नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट जो है ना वो नहीं रहेगा। अच्छा, फिर इसी तरह आप क्लासरूम के डिसिप्लिन को बेहतर कर सकते हैं। जब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो कुछ रूल्स सेट कर दें क्लासरूम के, जिसको तमाम स्टूडेंट्स फॉलो करते हुए वो इंस्ट्रक्शंस हासिल करें। और ये भी मुमकिन है कि आप अगर एक नई क्लास में जाते हैं, फर्स्ट डे जाते हैं, तो आप उनको जो रूल्स जनरल बताएंगे, मे भी आप 4 क्लासेस के बाद दोबारा जब 5वीं क्लास पढ़ाएंगे तो आपको मज़ीद उसमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ें। और ये भी हो सकता है कि आप डेली रूटीन या डेली लेक्चर के आप रूल्स बता सकते हैं कि आज का लेक्चर हम इस तरह फ़्लो में लेके चलेंगे, या ये प्रोजेक्ट हम करेंगे, या ये एक्टिविटी करेंगे और इसमें आप लोगों ने ये करना है, उनको आप बताएंगे स्टूडेंट्स को। तो आप रूल्स सेट करें उनको, ठीक है। हर क्लास के रूल्स सेट कर दें तो उससे इंस्ट्रक्शंस आपकी जो है ना वो बेहतर डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, यानी इससे हम ये नतीजा ख़ास करते हैं कि आपने ये कहा कि रूल्स सेट करने हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हो जाना। जी बिल्कुल। आपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल ऐसे नहीं है कि एक स्टिक पकड़ के एक बंदा खड़ा हो गया है और स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा आप टफ़ टाइम दे रहे हैं। यानी लाइट मूड में रहें, जहां आप फील करें कि बोर्डम का एनवायरनमेंट है, वहां पे आप थोड़ा सा कोई इस तरह की बात भी करें। तो ये आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी और इंशाल्लाह ताला ये हमारे प्रॉस्पेक्टिव टीचर्स के लिए बड़ी कारआमद होगी। वो इसको इस्तेमाल करेंगे, अपनी टीचिंग में अप्लाई करेंगे। इसके साथ मैं डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, स्पेशली डॉक्टर साहब ने जो हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया। उन्होंने हमें बताया कि टूल्स ऑफ टीचिंग क्या हैं और फिर ये बताया कि मोटिवेशन क्या चीज़ है। उन्होंने टर्म्स को डिफ्रेंशिएट किया। यूजुअली स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, वो समझते हैं शायद नीड, ड्राइव और मोटिव एक ही चीज़ हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल्स के साथ इनको डिफ्रेंशिएट किया। फिर हमें ये भी बताया कि हम किस तरीके से मोटिवेशन जो है वो पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें इमोशनल क्लाइमेट के बारे में बताया। डॉक्टर साहब ने हमें इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में बताया। डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि हम इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो क्यों अहम हैं और ये हम कैसे पैदा कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। और टीचिंग जो है वो मुक़द्दस शोबा है, मुक़द्दस पेशा है। और जैसा कि अल्लाह ताला, फ़रिश्ते, कायनात की हर चीज़ अर्ज़ो समा में उस्ताद के लिए दुआए खैर करती है। तो मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इस फ़र्ज़ को बखूबी अदा कर सकें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।